Assalamualaikum everyone और वेलकम टू वेबिनार ऑन साइबर सिक्योरिटी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं बेसिकली स्टूडेंट हूँ CIS NAD में और करंटली 6th सेमेस्टर में हूँ। और उसके अलावा मैं IoT डेवलपर हूँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डेवलपर। और IoT के बारे में हम आगे, अगर किसी को नहीं पता IoT क्या होती है तो इसके बारे में कुछ स्लाइड्स हैं, उन पे डिस्कस करेंगे। और मैं प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर AI एंड कंप्यूटिंग की IoT फैकल्टी का पार्ट हूँ। और अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं इंटरेस्टेड क्यों हूँ साइबर सिक्योरिटी में। मैंने कोई 1.5 साल पहले इंटरनेट ऑफ थिंग्स में काम स्टार्ट किया था और मैंने डेवलपमेंट स्टार्ट की। मैंने बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जैसे कि LED ऑन ऑफ यहाँ से स्टार्ट किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं ग्रो करता गया। लेकिन मैंने जो प्रॉब्लम देखी वो ये देखी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स काफ़ी फास्ट फील्ड है। और आपने 4IR के बारे में सुना होगा, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसकी ड्राइविंग फोर्स है इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बहुत फास्टली ग्रो कर रही है। लेकिन उसमें मैंने इशू ये देखा कि वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के काफ़ी इश्यूज हैं और जिसको आगे डिस्कस करेंगे। तो मैंने जब इन सारे इश्यूज को डिस्कवर किया तो मैंने कहा कि अगर मैं कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा हूँ जिसका ताल्लुक साइबर सिक्योरिटी से है, सॉरी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, तो साइबर सिक्योरिटी उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं कोई प्रोडक्ट, कितनी अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट डेवलप कर दूँ लेकिन अगर वो सिक्योर नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो डिवाइस हैं, अगर वो सिक्योर ना हो, अगर कोई हैकर उस पर अटैक करे और हैकर उस पर कंट्रोल हासिल कर ले, तो वो अपने ऑनर के लिए कितनी ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये रीज़न था जिसकी वजह से मैं साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट मेरा पैदा हुआ और मैंने फिर लर्न करना स्टार्ट किया। और हम देखते हैं कि आज हम क्या क्या पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी बेसिकली है क्या और इनकी टर्मिनोलॉजीज वगैरह को। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अटैक्स, साइबर अटैक्स कितने टाइप के होते हैं और इसी तरह जो मेलवेयर हैं, मिलिशियस सॉफ्टवेयर हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं। और उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम CIA ट्राइड कहते हैं, वो क्या होता है इसको देखेंगे। उसके अलावा क्योंकि मैं IoT की वजह से साइबर सिक्योरिटी में आया हूँ, तो IoT और साइबर सिक्योरिटी का क्या ताल्लुक है और किस तरह रोल प्ले करती है साइबर सिक्योरिटी IoT में, इसको देखेंगे। अच्छा, आखिर में फिर हम देखेंगे कि आप अपने आप को सिक्योर कैसे कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। और आखिर में मैंने थोड़ा सा डेमो प्रिपेयर किया है जो कि क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड है, और क्योंकि क्रिप्टोग्राफी भी साइबर सिक्योरिटी का पार्ट ही है। और उसमें मैं पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आपको इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करना सिखाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले हम लोग लिटिल मीनिंग को देखते हैं। तो साइबर जो वर्ड है उसका लिटिल मीनिंग है एनीथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर्स और कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क से मुराद ये है कि मोर देन वन कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर। और कंप्यूटर नेटवर्क की सबसे बड़ी एग्जांपल तो ये है जो हमारा इंटरनेट है। उसके अलावा आपके नेटवर्क्स हैं। ऑब्वियसली अगर आपने अपना सिस्टम तो सिक्योर कर लिया है लेकिन आपका नेटवर्क इनसिक्योर है, कोई आपके नेटवर्क को हैक कर लेता है, तो आपको नेटवर्क भी सिक्योर करना है। और उसके अलावा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के, अगर आप मोबाइल यूज़र हैं, कोई आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई ऐसा कोड हो सकता है जो कि आपको सिक्योरिटी को थ्रेट करे आपकी। और इन सब से, ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई कि आपका डाटा, सिस्टम, नेटवर्क और एप्लीकेशन, इन सब को स्टडी करना और कुछ टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करना कि हम इन चीज़ों के थ्रू, क्योंकि हमें ऐप तो यूज़ करनी है ऑब्वियसली, हम अपना मोबाइल बंद करके तो रख नहीं सकते, लेकिन सिक्योर कैसे रह सकते हैं इन सब चीज़ों के साथ। और आजकल अगर हम लोग देखते हैं तो हमारी हर चीज़ कंप्यूटर और इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है। आप ही कम्युनिकेशन से लेकर शॉपिंग तक। कम्युनिकेशन की अगर आप एग्जांपल देखें, आपका व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप हो गया, या आपके और फेसबुक मैसेंजर है, स्काइप है, वीडियो कॉल, जूम वगैरह। तो हर चीज़ कंप्यूटर और इंटरनेट के ऊपर रिलाई कर रही है। ट्रांसपोर्टेशन हो गई, आप करीम, उबर यूज़ करते हैं। उसके अलावा एंटरटेनमेंट हो गई, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इस तरह की जितनी भी ऐप्स हैं,
वो इंटरनेट के बगैर कुछ भी नहीं है। और आखिर में शॉपिंग, इवन आप शॉपिंग को भी ई शॉपिंग में ले आए और आप घर बैठे ऑर्डर करते हैं और आपको डिलीवर हो जाता है। और इन सब चीज़ों में भी थ्रेड्स हैं कि इसको आगे भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपने क्रेडिट, अगर आप कोई शॉपिंग साइट यूज़ कर रहे हैं तो वो सिक्योर नहीं हो है, और अगर आपको कैसे वेरीफाई करें कि वो सिक्योर है, उसके बारे में भी आखिर में। और ऑब्वियसली क्योंकि डे बाय डे हमारा जो इंटरनेट है वो ग्रो कर रहा है और लोग कनेक्ट होते जा रहे हैं इंटरनेट के साथ, और जैसे जैसे हमारे इंटरनेट की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है वैसे वैसे हमारे जो थ्रेट्स हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली आजकल आप लोगों को पता है कि कोविड-19 की वजह से इवन ऑफिसेज, रिमोट ऑफिसेज की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, और अच्छा खासा जो बिजनेस है वो आपका ऑनलाइन बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो इवन एक प्रेडिक्शन थी कि इस कोविड-19 के बाद से काफ़ी सारी, क्योंकि इंडस्ट्रीज डिजिटलाइज हो गई हैं, तो साइबर सिक्योरिटी की जो डिमांड है वो भी ग्रो करेगी। और अगर हम फैक्ट्स देखें कुछ इंटरनेट के रिलेटेड, तो करंटली स्टैटिस्टा एक वेबसाइट है जिस पे जो स्टैटिस्टिक्स वगैरह कलेक्ट करती है, और उनके मुताबिक अप्रैल 2020 तक 4.57 बिलियन पीपल थे इंटरनेट के ऊपर एक्टिव। और अगर हम देखें ग्लोबल पॉपुलेशन का वो 59% है, तो दिस इज अ ह्यूज नंबर, और ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। और अगर हम एवरेज यूज़र को देखें तो वो तकरीबन 6.5 घंटे अपने इंटरनेट के ऊपर गुजारता है, और हर एक सेकंड पे तकरीबन 88,000 GB ऑफ डाटा इंटरनेट पे मौजूद होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी बहुत नेसेसरी है, क्योंकि हमारा इंटरनेट ग्रो कर रहा है कंटिन्यूसली, और इंटरनेट की ग्रोथ के साथ हमारी जो प्राइवेसी है, जो हमारी सिक्योरिटी है, उसके ऊपर भी थ्रेट्स आ रहे हैं। और तो साइबर सिक्योरिटी इज़ अ मस्ट टू नो। और ज़रूरी नहीं है कि जैसे आप लोग यहाँ मौजूद हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे का मकसद ये हो कि मैं साइबर सिक्योरिटी को एज अ करियर परसू कर रहा हूँ। साइबर सिक्योरिटी को एज अ करियर तो मैं भी परसू नहीं कर रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर एक बंदे को साइबर सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो एआई डेवलपर है, चाहे वो वेब डेवलपर है, या इवन एक कॉमन ह्यूमन है, यानी कि उसका प्रोग्रामिंग से वो ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसको स्टिल इतनी नॉलेज हो कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सके इस साइबर वर्ल्ड में। और साइबर सिक्योरिटी को हम लोग अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं? हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे काफ़ी सेंसिटिव डाटा होता है, जिसकी अगर मैं एग्जांपल दूँ, नादरा पे हमारा एवरीथिंग, हमारा रिलेशंस, अगर हमारे रिश्तेदार हैं उन सारा डाटा, और हमारी एनआईसी इंफॉर्मेशन, और काफ़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपके नादरा में स्टोर है। इसके अलावा गवर्नमेंट की और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, जहाँ पे काफ़ी सेंसिटिव डाटा होता है। तो मैं कहीं पढ़ रहा था, कुछ महीनों पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा था कि फ्यूचर की जो वॉर्स होंगी वो बेसिकली ऐसे नहीं होंगी कि आपने जेट भेजा और कोई मिसाइल फायर कर दिए या बॉम्ब गिरा दिया, वो साइबर वॉर्स होंगी। और बेसिकली उन्होंने जो अंदाज़ा लगाया था, काफ़ी अच्छा अंदाज़ा लगाया था, क्योंकि अगर आप, मुझे पाकिस्तान का इतना नहीं पता, लेकिन अगर बाहर मुल्कों में देखें तो वहाँ पे उनका, जैसे हमारी के इलेक्ट्रिक है जिसने काफ़ी परेशान भी किया हुआ है आजकल, लेकिन बाहर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जो कंपनीज हैं, या तो वो सारी डिजिटलाइज हैं, और अगर वो उनका जो नेटवर्क है वो हैक हो जाता है, तो हैकर जो है वो सिर्फ एक की प्रेस करके पूरी सप्लाई को, पूरे सिटी को डाउन कर सकता है। तो इसी तरह अगर आपकी जो मिलिट्री की जो बेसिस हैं, अगर वो आपकी नेटवर्क पे हैं, और अगर आपका नेटवर्क इनसिक्योर है, कोई दूसरा मुल्क हैक करके आपको पूरा तबाह कर सकता है बगैर किसी मिसाइल फायर किए। तो उसके अलावा आपके हॉस्पिटल्स में ऑब्वियसली वहाँ पे भी सेंसिटिव डाटा होता है, और हॉस्पिटल में कुछ ऐसी डिवाइस होती हैं जो कि आईओटी से रिलेटेड है, उनको सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन लाइफ का मैटर है। और बिजनेस आप कोई भी रन कर रहे हो, जैसे अगर आपका ऑनलाइन शॉपिंग का कोई बिजनेस है, तो अगर वो हैक हो जाता है, या इवन आपकी वेबसाइट डाउन हो जाती है किसी हैक की वजह से, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है
सपोज करते हैं daraz.pk। daraz.pk काफ़ी मैसिव वेबसाइट है पाकिस्तान की, और अगर सपोज करते हैं वो 2 घंटे के लिए डाउन हो जाती है तो उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हैक हो जाती है, हैक होने पे तो उनका डाटा वगैरह भी लीक होगा, लेकिन सिर्फ वो डाउन हो जाती है। और डाउन करने के लिए कौन कौन से अटैक होते हैं उन पे भी देखेंगे, लेकिन तो उनका 2 घंटे डाउन होने की वजह से भी बहुत नुकसान हो सकता है। तो आपको इतना एक्सटेंट पे जाके अपने आप को प्रिवेंट करना होता है। और ऑब्वियसली होम, यानी कि ऐसा नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे है। आप अपने घर को ही प्रोटेक्ट करना आना चाहिए हर बंदे को, कि मैं ऐसे कौन से मेजर ले सकता हूँ कि मैं अपने आप को और अपने घर को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। साइबर क्राइम के बारे में देखते हैं कि विकिपीडिया तो ये कह रहा है कि कोई भी क्राइम जो कि कंप्यूटर या नेटवर्क से रिलेटेड हो और उसके कंप्यूटर के थ्रू एक्ट किया गया हो तो हम उसे साइबर क्राइम कहते हैं। और साइबर सिक्योरिटी के रिस्क क्या हैं? अगर आप वायरसेस, सपोज करते हैं कि आप कोई ऐसी वेबसाइट विजिट करते हैं जो कि इनसिक्योर है, या वहाँ पे कोई किसी हैकर ने आपको ट्रिक कर दिया किसी वेबसाइट को विजिट करने में, और आप कुछ वायरस को डाउनलोड कर लेते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो वो वायरस मैक्सिमम ये कर सकता है कि आपके पूरे एंटायर सिस्टम को जो है वो रेस कर सकता है। उसके अलावा इवन कोई और हैकर आपके कंप्यूटर को यूज करते हुए किसी को हैक कर सकता है, और एट द एंड अगर कोई ट्रैक करेगा तो आपका कंप्यूटर मिलेगा उनको और आप फंसेंगे। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़रूरी है कि हर बंदा अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को सिक्योर करके रखे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि क्योंकि जो लोग टेक्नोलॉजी के बारे में इतने नहीं जान पहचान रखते, तो वो ना जानते हुए भी यूज़ हो जाते हैं अटैक के अंदर। और मैं आगे डिस्कस करूँगा कि ऐसे कौन से अटैक्स होते हैं जिनमें कॉमन बंदे को यूज़ करते हुए हैकर अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। और उसके अलावा ऑब्वियसली आपकी क्रेडिट कार्ड इन्फो, कि अगर आप दराज पे आते हैं और या अगर दराज की मोबाइल ऐप यूज़ करें, करीम की मोबाइल ऐप यूज़ करें, ऐसी बहुत सारी ऐप्स आपने देखी होंगी जो कि क्रेडिट कार्ड आपका मांग रही होती हैं ताकि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकें। लेकिन आपने क्रेडिट कार्ड के जो इन्फो स्टोर की है अपनी ऐप में या वेब ऐप में जाके स्टोर कर रहे हैं, तो अगर वो स्टील हो जाती है तो ऑब्वियसली काफ़ी नुकसान हो सकता है आपको। और इसके अलावा आपका डाटा, क्योंकि आपका कोई डाटा, अच्छा इस एग्जैक्टली इस को हम आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं, यानी कि कोई एक हैकर है और वो आपका डाटा स्टील करके प्रिटेंड करता है कि वो आप हैं। और अगर वो प्रिटेंड कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपकी बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है किसी हैकर के पास, तो देयर इज अ चांस कि एट द एंड आपके ऊपर ही ब्लेम आ जाए कि आपने हैक किया था। और अटैक्स और थ्रेट्स की टाइप्स देखते हैं। एक है हमारे पास रैंसमवेयर। रैंसमवेयर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर ही होता है, और हैकर ट्रिक कर देते हैं कि वो आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लें। और वो किसी भी तरीके से हो सकता है कि अगर कोई फिजिकल आपको हैक करना चाह रहा है तो वो यूएसबी के थ्रू आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि इंटरनेट के थ्रू ही वो आपके कंप्यूटर में इंजेक्ट किया जाता है। और इंजेक्ट करने के बाद वो सॉफ्टवेयर करता क्या है, वो ये करता है कि आपके जो पूरा फाइल सिस्टम है उसको इनक्रिप्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी का एक असाइनमेंट है, वो एक प्लेन इंग्लिश के फॉर्मेट में है, और मैंने कोई मैलवेयर का शिकार हो गया, मैं उसने उसको इनक्रिप्ट कर दिया और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, तो मेरा नुकसान हो सकता है। अच्छा, और फिर वो करते क्या है, जिन्होंने रैंसमवेयर लिखा होता है, जो डेवलपर्स होते हैं, वो एक डिक्रिप्शन की जनरेट करते हैं और आपसे रैंसम मांगते हैं कि आप सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी उनको दे दो, और फिर वो आपको डिक्रिप्शन की देंगे ताकि आप अपना डाटा डिक्रिप्ट कर सको। और ऑब्वियसली अगर किसी का सिस्टम ऐसा है जिसमें बहुत सेंसिटिव डाटा है और वो रैंसमवेयर का शिकार हो जाता है, तो देयर इज चांस कि वो पे करने पे फोर्स हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली उसका डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एज कम्पेयर टू वो जितने पैसे मांग रहे हैं। तो और अगर आप इससे अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं तो आप इससे ही बच सकते हैं कि कोई आपको आपसे रैंसम मांगे आपको हैक करके। अच्छा, एक रैंसमवेयर जिसके बारे में आई होप अगर आपने साइबर सिक्योरिटी के बारे में पहले
पढ़ा हो या तो आपने वाना क्राई के बारे में सुना होगा। ये बहुत फेमस एक रैंसमवेयर था। आई थिंक 2000, हाँ 2017 में ये आया था। और इसने बहुत जल्दी काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को इफेक्ट कर दिया था, और ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ओएस के ऊपर इफेक्ट कर रहा था ज़्यादा। अच्छा, एक और बात भी है कि अगर आप लिनक्स यूज़ करते हैं तो क्योंकि ज़्यादातर जो वायरसेस हैं या ज़्यादातर जो अटैक्स हैं वो विंडोज़ के लिए बने होते हैं। उसका रीज़न ये है कि विंडोज़ का जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, और विंडोज़ एज़ कम्पेयर टू लिनक्स इनसिक्योर भी है। और अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप लिनक्स यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम इसके स्टैट्स देखें कि इसने 200 के से ज़्यादा कंप्यूटर्स को इफेक्ट किया था मोर देन 150 कंट्रीज़ में। और ऑब्वियसली काफ़ी नुकसान हुआ था लोगों का। और ये वो सॉफ्टवेयर की एक इमेज है वाना क्राई की। अगर आप देखें तो बेसिकली आपका कंप्यूटर हैक हो गया और आपका जो वॉलपेपर है वो चेंज हो जाता है। और उसके अलावा आपको इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स नज़र आ रहा था जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो बता रहा है कि पेमेंट कर दो इतने टाइम में, और फाइल्स आपकी लॉस हो जाएंगी अगर इतने दिनों में आपने पेमेंट नहीं की। और अगर आप पेमेंट करते हैं, और यूजुअली लोग बिटकॉइन यूज़ कर रहे होते हैं या क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि वो उसको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, ट्रेस करना। और फिर आपको वो डिक्रिप्शन की देते हैं, आप अपनी की यहाँ पे पुट करें अगर आपने सक्सेसफुली पेमेंट कर दिए, और फिर आपका जो सारा डाटा है वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। वैसे गारंटी नहीं होती कि हर दफ़ा आपका डाटा वो वापस भी कर दें। वो आपको ट्रिक भी कर सकते हैं कि आपको डाटा मिल जाएगा, और आप पेमेंट करते स्टिल आपको डाटा नहीं मिलेगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप अपने डाटा को बैकअप करके रखें। अगर आपका सेंसिटिव डाटा है तो आप उसको बैकअप रखें कि अगर किसी कंडीशन में इसका शिकार हो जाते हैं आप, तो आपको पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगी। और सेकंड ये है कि आपका डाटा क्योंकि बैकअप होगा तो आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं। सेकंड टाइप ऑफ अटैक्स जो है वो बॉटनेट अटैक्स हैं। तो बॉटनेट अटैक्स, बॉटनेट बेसिकली जो बना था वो एक अच्छे मकसद के लिए बना था। एक अगर आपको काम मैसिव लेवल पे ऑटोमेट करना है तो बॉटनेट इसलिए बने थे। लेकिन कुछ लोगों ने बॉटनेट्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया साइबर हैकिंग के पर्पस के लिए, और क्राइम्स कर रहे हैं। अच्छा, बॉटनेट का सबसे ज़्यादा यूज़ केस है वो है आपका डीडॉस अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। होपफुली काफ़ी कॉमन अटैक है, तो सुना होगा काफ़ी लोगों ने। उसके अलावा स्पैम ईमेल्स अगर आप लोग काफ़ी देखे होंगे, जैसे अगर आप जीमेल यूज़ कर रहे हैं या आउटलुक यूज़ कर रहे हैं, तो आपका जो स्पैम का एक सेपरेट फोल्डर बना हुआ होता है, या ट्रैश के नाम से आ रहा होता है, ट्रैश तो नहीं सॉरी, स्पैम होता है, या जंक के नाम से आ रहा होता है। तो उसमें आपकी सारी ईमेल्स वो कलेक्ट कर रहा होता है। ऑल्दो अब काफ़ी सिस्टम्स इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि वो स्पैम ईमेल्स को अलग ही कलेक्ट करते हैं। और स्पैम ईमेल्स होती हैं कि वो आपको फॉर एग्जांपल मेल आती है कि इस वेबसाइट पे जाओ, इस लिंक पे क्लिक करो, आपको इतने, आपने ये इनाम जीता है, ये आपको ये मिलेगा। तो इस तरह वो ट्रिक करते हैं और आपका डाटा स्टील कर लेते हैं। सेकंड ऑब्वियसली वो आपका डाटा, कॉन्फिडेंशियल डाटा स्टील करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। और यूजुअली जो बॉटनेट अटैक्स हैं वो काफ़ी लार्ज स्केल पे यूज़ होते हैं। और जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि एक कॉमन बंदा ना जानते हुए भी कैसे शिकार हो सकता है किसी साइबर अटैक का, वो ऐसे हो सकता है कि बॉटनेट अटैक्स के लिए क्योंकि आपको बहुत सारे कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं। और बहुत सारे कंप्यूटर्स, अब एक ह्यूमन के लिए ऑल्दो 100 कर सकता है हैकर, अगर एक हैकर है वो 100,000, 10,000। लेकिन जितने ज़्यादा आपके कंप्यूटर्स, जितनी ज़्यादा आपकी डिवाइस बढ़ेंगी, उतना आपका जो बॉटनेट अटैक होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि उतनी ज़्यादा डिवाइस एक साथ अटैक कर रही होती हैं। अब सपोज करते हैं एक हैकर है, उसके 1000 डिवाइस उसने किसी तरह से अपने पास अरेंज कर ली। ऑल तो करते नहीं, वो तो सारी की सारी हैक करके करते हैं, लेकिन उसको स्टिल अगर एक बड़ा मैसिव अटैक करना है तो उसको और डिवाइस चाहिए। तो वो उसके लिए क्या करता है, वो उसके लिए ये करता है कि वो लोगों को हैक करना स्टार्ट कर देता है। उसने पर्सन ए को हैक किया, और हैक बेसिकली ये करता है वो आपके कंप्यूटर का कंट्रोल अपने पास ले आता है। इसने पर्सन बी को किया, पर्सन सी को किया, और उसने 10,000 पीपल को हैक कर लिया। और या दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें तो उसने 10,000 सिस्टम्स को हैक कर लिया, उसके पास 10,000 सिस्टम्स का कंट्रोल है। तो अब वो 10,000 सिस्टम्स के साथ
अटैक कर सकता है एक ही वक्त में। तो बहुत सारे लोग क्योंकि बहुत सारे लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है। जैसे अगर आप लोगों ने देखा हो कई दफ़ा आप लोग कोई टूल बार वगैरह ऐड कर लेते हैं अपने ब्राउज़र में, जो कि ऐड दिखा रही होती है, इस तरह के सॉफ्टवेयर ना चाहते हुए भी कर लेते हैं। तो वो इस आपको इस्तेमाल कर सकते हैं आपका कंप्यूटर इन सारे अटैक्स में। अच्छा, ये बॉटनेट अटैक की एनाटॉमी है कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पहले हैकर है, वो आपके कंप्यूटर को इफेक्ट करेगा क्योंकि उसको कंट्रोल चाहिए आपके कंप्यूटर का, और इस तरह फिर वो मल्टीपल कंप्यूटर्स को इफेक्ट करता रहेगा और आखिर में ये आपके सर्वर्स हैं उनके ऊपर वो अटैक कर सकता है। अच्छा, डी डॉस अटैक क्या होता है? ये बॉटनेट अटैक की ही एक टाइप है, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। और इसमें ये नहीं होता कि अगर मैंने किसी वेबसाइट के ऊपर अटैक किया तो मैं उस वेबसाइट को हैक कर सकता हूँ, यानी कि उसका जो डाटा है उसका एक्सेस मेरे पास आ सकता है या उसमें कुछ चेंज कर सकता हूँ। मैं ये नहीं करता। सपोज करते हैं ऐसे एक वेबसाइट है जो कि बहुत बड़ा बिजनेस है और एक हैकर है। अब वो काफ़ी कोशिश कर रहा है उसको हैक करने की, लेकिन वो बहुत सिक्योर है, वो नहीं हो पा रही है। लेकिन वो उसको स्टिल नुकसान पहुंचा सकता है, और वो कैसे पहुंचा सकता है? वो उसको डीडॉस अटैक कर सकता है। और डीडॉस अटैक में क्या करेगा? वो बहुत सारी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट उस सर्वर के ऊपर सेंड करेगा। अच्छा, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट क्या होती है बेसिकली कि जैसे अगर आप कोई फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, मैं लैपटॉप की एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप ब्राउजर खोलते हैं और facebook.com लिखते हैं तो फेसबुक का जो एक्चुअल सर्वर है उसके ऊपर एक रिक्वेस्ट जाती है। अगर आप कोई कमेंट कर रहे हैं या इस तरह कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं गूगल के ऊपर या किसी भी वेबसाइट के ऊपर कर रहे हैं, तो उनके सर्वर्स के ऊपर आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं और उसका रिस्पॉन्स आपको मिल रहा होता है। लेकिन सर्वर एक लिमिटेड रिसोर्स है। ऑल्दो अगर आप AWS देखें और या गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, तो इनके बहुत बड़े बड़े डाटा सेंटर्स हैं, बहुत बड़े बड़े सर्वर्स हैं, टीबीज और उससे भी ज़्यादा इनकी रैम्स होंगी। लेकिन स्टिल एक लिमिटेड रिसोर्स है, और अगर उन रिसोर्स को मैं पूरा कर दूं, ऐसे अगर आप इवन अपने लैपटॉप पे भी देखें, अगर आप लैपटॉप में 8 GB रैम है और आपकी 8 GB रैम फुल हो जाती है तो ऑब्वियसली आपका लैपटॉप हैंग होने लग जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर सर्वर है और सर्वर की जो रिसोर्सेज है उसकी उसके जो CPU है, उसका जो रैम है, उसको मैं फुल कर दूं, इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट में एक ही सेकंड में भेजूं कि उसकी रिसोर्सेज फुल हो जाए। अब जब रिसोर्सेज उसकी फुल हो जाएंगी तो मेरा सर्वर डाउन हो जाएगा, और अगर सर्वर डाउन होगा तो मेरे बिजनेस का नुकसान हो सकता है। तो डीडॉस अटैक बेसिकली ये होता है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लोगों को पता है कि आज तक सबसे बड़ा डीडॉस अटैक कब हुआ, किसके ऊपर हुआ, और इसकी कुछ स्टैटिस्टिक्स अगर कमेंट्स में बता सकते हैं तो, या फिर मैं ही आंसर करता हूँ। बेसिकली डीडोस अटैक एक ये गिटहब पे भी हुआ था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ गिटहब पे जो अटैक था वो लार्जेस्ट था, लेकिन अभी कुछ इसी साल एक हुआ है जो जिसने गिटहब को भी पीछे छोड़ दिया है। और चले हिंट देता हूँ कि वो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं मेजर, वो हैं आपके AWS, एजूर और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। इन तीनों में से एक के ऊपर हुआ था। तो कोई गैस कर सकता है किसके ऊपर किसी ने पढ़ा हो? अच्छा, जो लार्जेस्ट अटैक हुआ था ये अमेजोन के ऊपर हुआ था, और जो उसामा जफर ने आंसर दिया था वो बिल्कुल करेक्ट था। लेकिन अगर ये 2-3 महीने पहले आंसर दिया तो बिल्कुल करेक्ट था, क्योंकि गिटहब के ऊपर लार्जेस्ट नोन अटैक हुआ था। लेकिन अमेजोन ने अभी ही रिलीज किया है अपना डाटा, और इवन मेरे ख्याल में जून के स्टार्ट में किया है। ऑल दो अटैक उनके ऊपर फरवरी में हुआ है, लेकिन रिलीज उन्होंने अभी किया था कि उनके ऊपर अटैक होता है। और अगर आप अटैक के स्टैटिस्टिक देखें तो वो था 2.3 टेराबिट्स पर सेकंड। तो टेराबिट्स पर सेकंड यानी कि इतना ज़्यादा डाटा एक साथ उनकी वेबसाइट के ऊपर था। मतलब दिस इज़ अ ह्यूज ट्रैफिक। ऑल्दो अच्छा, मैं एक मजे की बात बताऊं कि स्टिल इतने बड़े अटैक के बाद भी अमेजोन डाउन नहीं हुआ था। अब अमेजोन डाउन क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे क्या रीजंस हैं? अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं, उस पर आर्टिकल्स हैं।
मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अमेजोन या इस तरह की जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कुछ कंपनीज की सर्विसेज लेती हैं, और उन सर्विसेज का लेने का मकसद ये होता है कि वो आपको इतने बड़े अटैक से प्रिजर्व कर सकें। और जिस कंपनी ने गिटहब का अटैक रोका था, अच्छा गिटहब का अटैक जो हुआ था वो था 1.3 टेराबिट पर सेकेंड, तो वो काफी टाइम तक लार्जेस्ट नोन अटैक था। तो उसी कंपनी ने अमेजोन का भी अटैक को रोका है, और मतलब अमेजोन की जो ऑपरेशन थे वो सक्सेसफुली रन होते रहे। या मेरे ख्याल में थोड़ा सा डिले आया होगा, कुछ सेकंड्स का या कुछ, लेकिन स्टिल काफी अच्छा परफॉर्म किया था साइबर सिक्योरिटी ने इस अटैक के अगेंस्ट में। और ऑब्वियसली जितना बड़ा आपने अभी नंबर देखा 2.3 टेराबिट्स पर सेकंड, तो आप समझ सकते हैं कि ये कम से कम एक कंप्यूटर का काम नहीं हो सकता। इट इज ऑब्वियसली मल्टीपल ऑफ कंप्यूटर्स, और एक बॉटनेट है जिसने अटैक किया होगा। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बेसिकली उस दिन का ट्रैफिक है, मेरे ख्याल में 17 ऑफ फेब का। और इसको आप कंपैरिजन करें बाकी दिन के ट्रैफिक से, तो एक बहुत मैसिव था, मेरे ख्याल में अराउंड 5 टाइम्स ज़्यादा ट्रैफिक आया था, लेकिन स्टिल अमेजोन इसको सर्वाइव कर गया। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं तो आपको ये इस तरह की जो प्रैक्टिस है कि भाई मैं अपने सर्वर को डीडोस अटैक से कैसे सेव कर सकता हूँ, ये पढ़ना पड़ेंगी। साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, ऐसा नहीं है कि जो सारा मैं कवर कर रहा हूँ, ऑल तो ये सारा इंट्रोडक्शन है, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप जैसे कि एआई है, एआई के अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं, इवन मशीन लर्निंग के अंदर भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। तो इसके अंदर भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, और आप एक सर्टेन फील्ड को मास्टर कर सकते हैं, जैसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, इस तरह और भी चीज़ें। अच्छा, एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स होते हैं, और सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स में बेसिकली होता क्या है कि वो इंसान को अटैक करते हैं। मैं से इसकी एग्जांपल देता हूँ कि फेसबुक है, और सपोज करते हैं कि आपका फेसबुक पे अकाउंट है, और किसी हैकर ने फेसबुक को अटैक किया और फेसबुक को हैक कर लिया, और फेसबुक की डेटाबेस से आपका ईमेल और पासवर्ड मतलब एक्सेस कर लिया, और आपके ईमेल और पासवर्ड से आपका अकाउंट एक्सेस किया और आप हैक हो गए। तो ये जो हैकिंग के टाइप है, ये सोशल इंजीनियरिंग नहीं है। हैकर ने एग्जैक्टली आपके जो फेसबुक सर्विस प्रोवाइडर है उसको हैक किया और वहां से आपको हैक कर लिया। लेकिन सोशल इंजीनियरिंग में होता यह है कि वो आपके सर्विस प्रोवाइडर, वैसे फेसबुक है, अब फेसबुक बहुत सिक्योर है, और स्टिल स्पेशली जो आखिर के 3-4 साल में उसमें बहुत सिक्योर हो गया है फेसबुक। और तो इसलिए फेसबुक को हैक करना काफ़ी मुश्किल है, ऑल तो हैक इम्पॉसिबल नहीं होता किसी भी चीज़ को हैक करना, लेकिन नियर टू इम्पॉसिबल कह सकते हैं। तो क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने बहुत बड़ी टीम बिठाई हुई है साइबर सिक्योरिटी के लिए, जो कि हर वक्त उनको प्रोटेक्ट कर रही है। तो और अगर हैक हो भी जाता है तो वो बहुत जल्दी उनका पैच रिलीज करके हैक से बचा लेते हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग में होता ये है कि क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग करना आसान है, उसमें वो इंसान को हैक करता है। अब मैंने जो पहले एग्जाम्पल दिया, अगर उसी एग्जाम्पल को देखते हैं, और अगर हैकर है, हैकर को आपका ईमेल और पासवर्ड ही चाहिए, ठीक है, लेकिन वो फेसबुक को एक्सेस नहीं करता क्योंकि फेसबुक बहुत सिक्योर है, वो आपको अटैक करता है। और आपको अटैक कैसे कर सकता है उसको देखते हैं। अच्छा, इसने यहाँ पे थोड़ी सी लिखे हुए कि अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं वेब पेज के ऊपर तो वो उसको एक्सेस कर सकता है। और इसकी सबसे मेजर टाइप है वो फिशिंग है। और फिशिंग में बेसिकली होता ये है कि जैसे आप facebook.com करें तो फेसबुक का एक पेज ओपन हो जाता है। इवन इनफैक्ट मेरे पास एक इमेज भी है, ये सिर्फ फिशिंग की एग्जांपल है। अब अगर आप नोट करें, और अच्छा मुझे नहीं पता ये फेसबुक का बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन है या नहीं, क्या पता थोड़ा ओल्ड हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल 100% है कि जो फेसबुक का करंट डिज़ाइन है आपको वही शो हो रहा हो, करेक्ट। और लेकिन आप सपोज करते हैं फेसबुक का बिल्कुल करंट डिज़ाइन है और आपको ये शो हो गया। अब इसको साइबर सिक्योरिटी के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, और हो सकता है कि यहाँ पे भी इतने कोई लोग हो जो कि इसका शिकार हो चुके हैं। मैं पर्सनली 2-3 लोगों को जानता हूँ जो कि इसका शिकार हुए हैं, और उनको कोई लिंक मिला और लिंक उन्होंने ओपन किया, और लिंक ओपन करके उन्होंने देखा कि फेसबुक है, जैसे कि किसी ने कहा कि आप इस लिंक पर क्लिक करो और आपको इतने पैसे मिलेंगे। अब यूजुअली आपने देखा होगा कि अगर आप कोई सर्विस यूज कर रहे होते हैं तो वो सर्विस आपसे कहती है कि आप पहले लॉग इन करें उस सर्विस के अंदर। तो किसी ने लिंक ओपन किया और फेसबुक का पेज खुल गया, और वो उसने ये समझा कि भाई मुझे अपना जो भी इंसेंटिव है उसको मिलने के लिए
मुझे फेसबुक का लॉगिन करना पड़ेगा, या हैकर खुद कह भी सकता है कि आप फेसबुक का लॉगिन करो फिर ही आपको ये कुछ मिलेगा, और आपने अपना यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड लिखा और आपने लॉगिन पे क्लिक कर दिया। अच्छा, क्योंकि ये वेब पेज जो होस्ट हुआ हुआ था वो फेसबुक के सर्वर के ऊपर नहीं था। अगर ये फेसबुक के सर्वर पे होस्ट हुआ हुआ था, यानी कि अगर आप यहाँ पे यूआरएल देखें तो यहाँ पे अगर facebook.com लिखा आ रहा होता तो ऑब्वियसली फिर आपने जो डाटा ईमेल और पासवर्ड अपना लिखा होता वो फेसबुक के सर्वर के ऊपर ही जाके स्टोर होता, और फिर उसके अगेंस्ट में वो मैच करता। अगर पासवर्ड सेम है तो फिर आपको लॉगिन करवा देता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो सेपरेट सर्वर के ऊपर होस्ट हुआ हुआ था, और अगर आप यहाँ पे उसका डोमेन नेम एड्रेस देखें तो वो भी सेपरेट डिफरेंट है फेसबुक से। और अब जब आपने यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड लिखा होगा तो वो इस सर्वर के ऊपर क्या होगा, और ये सर्वर ऑब्वियसली किसी हैकर का है। उसने आपका ईमेल और पासवर्ड देखा और facebook.com खोली, वहाँ पे आके उसने एक्सेस किया और आप हैक हो गए। तो सबसे ज़्यादा जो मैंने अटैक्स देखे हैं वो ऐसे देखे हैं, और इवन फिशिंग अटैक ज़रूरी नहीं है फेसबुक का ही होता है, इसमें आपको कोई गूगल का पेज भी दिखाया कर सकता है, और इवन वाईफाई भी हैक कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो वाईफाई का किसी का कोई घर है उसमें पेनिट्रेट करते हैं और वो वाईफाई का पेज दिखा देते हैं। यूजुअली ऐसा होता नहीं, लेकिन बंदा समझता है कि वाईफाई मुझसे क्यों पासवर्ड मांग रहा है गूगल क्रोम के अंदर, और वो सिर्फ वाईफाई का पासवर्ड डाल देते हैं। इस तरह से वाईफाई का पासवर्ड भी हैकर के पास रहता है। तो फिशिंग अटैक बेसिकली हुआ ये कि सोशल इंजीनियरिंग हुई आपके ऊपर, और उसने रादर देन के वो आपकी किसी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इनको हैक करे, उससे इंसान को हैक किया। और इंसान को हैक करना कदरे आसान है, क्योंकि इंसान के पास नॉलेज नहीं है। अगर किसी के पास नॉलेज है तो, और वो बहुत कम लोग हैं, तो इसलिए हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। जितना भी आपको पता हो आप शेयर करें। जैसे अगर आपको यहाँ से कोई नॉलेज है और अगर ये नई नॉलेज आपको मिल रही है तो आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर्स का, जो कि प्रोटेक्ट कर सके उनको हैकिंग से। अच्छा, एक ये अटैक है और इसे हम कहते हैं मैन इन द मिडिल अटैक। और इसमें बेसिकली होता ये है कि जो आपका अटैकर है या हैकर कह लें, वो आपकी डिवाइस और सर्वर के बीच में आ जाता है। और इसकी हम डायग्राम भी है, उसको देखते हैं ज़रा। ये बेसिकली एक इलस्ट्रेशन है मैन इन द मिडिल अटैक। और अगर आप देखें कि जो आपको ग्रीन कनेक्शन नज़र आ रहा है, ये ग्रीन कनेक्शन नॉर्मल है, यानी कि होपफुली अगर मैं अभी कनेक्ट हुआ हूँ गूगल मीट के साथ तो होपफुली जो ग्रीन कनेक्शन है ऐसा होगा, यानी कि मैं यहाँ पे क्लाइंट हूँ और मैंने सर्वर के साथ डायरेक्टली कनेक्शन किया हुआ है, और मैं जो भी ऐसे अगर अभी मैं वॉइस ट्रांसमिट कर रहा हूँ तो मेरी वॉइस सर्वर पर ट्रांसमिट हो रही है। इस तरह अगर सर्वर कोई मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है, जैसे अगर आपको कमेंट लिख रहे हैं तो कमेंट मुझे मिल रहा है, तो कमेंट डायरेक्टली मुझे रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, ये नॉर्मल कनेक्शन है और ऐसा ही होता है। लेकिन मैन इन द मिडिल अटैक में ये होता है, और ये वो अटैक है जो कि मैंने IoT में काफ़ी ज़्यादा जगहों पे देखा कि ये अटैक हो सकता है। और उसमें होता क्या है, बेसिकली एक अटैकर आता है, वो कुछ टूल्स को यूज़ करते हुए, कुछ टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आपके और वेब सर्वर के बीच में आ जाता है, और वो आपको ऐसा इल्यूजन देता है कि आप जो डाटा सेंड कर रहे हैं वो आप सर्वर को कर रहे हैं। और ऑल्दो वो आपसे डाटा लेता है और डाटा लेने के बाद वो सर्वर को सेंड कर देता है, लेकिन क्योंकि वो उसके थ्रू डाटा गया है तो वो उस डाटा को अपने पास भी स्टोर कर लेता है। और सेम वो यही करता है कि सर्वर ने जो भी आपको रिस्पॉन्स किया तो रिस्पॉन्स पहले आपके हैकर के पास आएगा, और फिर हैकर आपको रिस्पॉन्स सेंड कर देता है। तो आपको ये इल्यूजन हो रहा होता है कि भाई जो कुछ हो रहा है बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है, और सर्वर ये समझ रहा होता है कि हाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन हैकर बीच में आपका डाटा भी एक्सेस कर रहा होता है, सर्वर का भी एक्सेस कर रहा होता है, और ये फेक इल्यूजन दे रहा होता है। और ये एक और एग्जांपल है कि आप इसको देख लें तो क्लियर हो जाएगा। और इस अटैक के लिए ये यूजुअली ये होता है कि हैकर को आपके करीब आना पड़ता है, और इसके लिए जो मैंने देखा है कि अगर आप यूजुअली HTTP यूज़ कर रहे हैं तो वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि HTTP जैसा आप लोगों को पता है कि HTTP सिक्योर प्रोटोकॉल नहीं है, और उसमें जो भी आप डाटा सेंड कर रहे होते हैं वो डाटा इनक्रिप्टेड नहीं होता। तो अगर आप HTTPS यूज़ कर रहे हैं जो उसका सिक्योर वर्जन है, और उसमें अगर कोई हैकर इवन आ भी जाता है मैन इन द मिडिल में, और वो इवन आपके डाटा को कैच भी कर लेता है, तो स्टिल उस डाटा को डिकोड नहीं कर पाएगा, और उसके लिए कोई
मतलब आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। अच्छा, अब कुछ बात करते हैं कंप्यूटर वायरसेस के ऊपर। वायरस कोई नाम से ऐसा लगता है वो खतरनाक चीज़ है, लेकिन वायरस एक प्रोग्रामर के लिए एक और अनदर प्रोग्राम ही होता है। जैसे अगर वो कोई एक प्रोडक्टिव कोड लिख रहा है तो इसी तरह वो एक प्रोडक्टिव कोड ही होता है, लेकिन एक अच्छे कोड का जिसको प्रोडक्टिव कह रहा हूँ उसका ये है कि वो आपको कोई बेनिफिट दे रहा होता है। जैसे कोई एप्लीकेशन है, फेसबुक है या इवन गूगल क्रोम में, ऐसा कोई ना कोई कोड लिखा आपको कोई एक एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जो वायरस का जो अटैकर ने कोड लिखा होता है उसका मकसद ये होता है कंप्यूटर पे जाके रन हो और कंप्यूटर को किसी भी वे में नुकसान पहुंचाओ। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि आप इस दुनिया के सबसे पहले वायरस का नाम जानते हैं क्या? और अगर ना, या ये पता है कि वो दुनिया का पहला वायरस किसने बनाया था? ये मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, तो होपफुली मुझे अंदाजा है कि काफ़ी लोगों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में पहले से नॉलेज है, तो अच्छी बात है। जी, पाकिस्तान से ही बना था। जब भी मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा कि आप लोगों को पता भी है या नहीं, तो इसका आंसर देख लेते हैं। जब पहला जो वायरस था उसका नाम था ब्रेन, और ये बेसिकली जो एम एस डॉस था, अगर आप याद करें, होपफुली मुझे नहीं पता सबको पता हो या ना पता हो, लेकिन आप गूगल कर सकते हैं। विंडोज से पहले माइक्रोसॉफ्ट का एक ओएस था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके लिए बना था। और ये करता बेसिकली ये था कि आपका जो फाइल सिस्टम है उसको इफेक्ट करता था। और ये बनाया एक साहब ने था जो कि जिनका ताल्लुक है लाहौर पाकिस्तान से, और इस इंफॉर्मेशन का क्रेडिट है विकीपीडिया को। अच्छा, मेलवेयर क्या होता है? अच्छा, मेलवेयर और वायरस में ये है कि थोड़ा सा फर्क है। ज़्यादातर लोग वैसे जो कॉमन टर्मिनोलॉजीज है उसमें मेलवेयर और वायरस को ऑल्टरनेटिवली यूज कर रहे होते हैं एक ही मकसद के लिए, और तो है वो भी है भी बहुत सिमिलर। लेकिन मेलवेयर, मेल बेसिकली मेलिशियस से आया, और वेयर सॉफ्टवेयर है। और मेलिशियस सॉफ्टवेयर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि अगेन आपको आप एक कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए लिखा गया होता है। और इसकी कुछ टाइप्स हैं, ट्रोजन हॉर्स। अच्छा, ट्रोजन के बारे में आपने एक स्टोरी भी है। वैसे मुझे स्टोरी क्या मतलब, मैंने कोई स्टोरी पूरी पढ़ी नहीं, बस मुझे इतना पता है कि वो एक कोई ट्रोजन हॉर्स होता है, उसके अंदर वो कुछ इस तरह की कहानी मुझे याद नहीं आ रही कि उसमें कुछ सिपाहियों को छुपा के वो किले के अंदर लेके चलाता है। इस तरह की एक स्टोरी अगर आप सर्च करेंगे तो नाम बेसिकली वहां से आया। और ट्रोजन हॉर्स जो मेलवेयर है, इसमें होता यह है कि आपका जो एक्चुअल प्रोग्राम है उसके अंदर एक मिलिशियस कोड होता है जो कि आपके कंप्यूटर के ऊपर डाउनलोड कर दिया जाता है। अब होता यह है कि आप समझते हैं कि भाई सपोज करते हैं ऐसे, अगर आपने कोई गेम डाउनलोड किया और गेम बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, वो चल रहा है गेम, लेकिन उसके साथ ऐसा भी कुछ कोड आ गया जो कि आपके कंप्यूटर को इफेक्ट कर रहा है, और तो वो ये ट्रोजन हॉर्स है। और इसीलिए हम यूजली देखते हैं कि एंड्रॉइड में अगर आप लोगों ने कभी डॉट एपीके की फाइल सेपरेट डाउनलोड करने की कोशिश की हो, तो आपको उसको स्पेशली सिक्योरिटी की सेटिंग्स देना पड़ती है, और इससे उन्होंने एंड्रॉइड वालों ने इसलिए उसको रोका हुआ है क्योंकि डॉट एपीके जो है वो गूगल उसको क्या कहते हैं, स्कैन नहीं करता डॉट एपीके फाइल्स को। और गूगल को नहीं पता कि आप ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर, ऐसी कौन सी ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं जो कि आपको जो ट्रोजन हॉर्स भी हो सकता है, उसमें कोई ऐसा कोड भी हो सकता है जो कि आपको नुकसान पहुंचा सके। तो स्पाईवेयर्स होते हैं, और स्पाईवेयर्स बेसिकली ये होते हैं कि आपको स्पाई करने के लिए बनाए गए होते हैं, और आपका जो डाटा है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया, वो यहाँ पे कि वो आप ये कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल मैं देना चाह रहा था कि की लॉगर के बारे में अगर किसी को पता हो, वो भी एक स्पाईवेयर है। और की लॉगर बेसिकली होते ही हैं कि वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं, और आपका हर एक की स्ट्रोक एक्सेस कर रहे होते हैं, यानी कि एक्सेस से मुराद है कि उसको अपने पास स्टोर कर रहे होते हैं। और हर एक की स्ट्रोक, यानी कि अगर मैं facebook.com पे जाने के लिए facebook.com लिखता हूँ, अगर मैं उसका ईमेल लिखता हूँ अपना, तो वो मेरा इवन अगर मैं स्पेस प्रेस करता हूँ स्पेस को भी स्टोर कर लेता है।
और स्टोर करने के बाद फिर एक सर्टेन टाइम होता है कि वो जो हैकर है उसको वो सेंड कर सकता है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपने HTTPS यूज़ किया और HTTPS यूज़ करके आप अब एक ऐसे अटैक से बच गए जो कि आपको बाहर से इफेक्ट कर रहा था और आपका जो डाटा था वो इनक्रिप्ट हुआ और डाटा इनक्रिप्ट करने के बाद आपके सर्वर तक चला गया, तो आप वहां पे तो सिक्योर हो गए। लेकिन आप एक कंप्यूटर के ऊपर जो डाटा है वो इनक्रिप्टेड नहीं है, ठीक है। वो जब आप सेंड करते हैं उसके बाद वो इनक्रिप्ट होता है। तो अब जो आप करंटली फॉर एग्जांपल अगर आप पासवर्ड भी लिख रहे हैं अपने अपने लैपटॉप के ऊपर, तो वो इनक्रिप्ट उस वक्त नहीं होता, सेंड करने के बाद होता है। तो अगर कोई इस तरह की लॉगर है तो वो आपके पासवर्ड को स्टोर कर लेगा और उस पूरे डाटा को जो कि उसने सारा की से लॉगिन किया है उसको सेंड कर देगा हैकर को, और वो उसमें आपका जो पासवर्ड है उसको पार्स कर सकता है। और फिर ऑब्वियसली अगर आपका ईमेल और पासवर्ड किसी हैकर के पास आ गया तो वो हैक कर लेगा आपको। अच्छा, CIA ट्राइड के बारे में बात करते हैं। बेसिकली 3 पिलर्स हैं साइबर सिक्योरिटी के जिसके ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं कि हमें इन बातों का ख्याल रखना है साइबर सिक्योरिटी में। और CIA स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। और ये एक मॉडल बेसिकली से कुछ वो है पॉइंट्स हैं जिसको आप जाके देख सकते हैं ऑनलाइन। तो ये बेसिकली ट्राइड है, इन 3 चीज़ों से कंसिस्ट करता है और हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन तीनों चीज़ों का ख्याल रख रहे होते हैं। अच्छा, कॉन्फिडेंशियलिटी से मुराद ये है कि ऐसा कोई डाटा जो कि मेरे पास किसी सर्वर पे स्टोर है, किसी लैपटॉप पे स्टोर है, उसको कोई ऐसा बंदा एक्सेस ना कर सके जो कि अनऑथोराइज हो। और ज़रूरी नहीं है कि वो हैकर ही हो, ठीक है। सपोज करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक ऐसा डाटा है जो कि उसके सिर्फ CEO, CTO यानी कि चीफ लेवल के जो ऑफिसर्स हैं सिर्फ वही उनको एक्सेस कर सकते हैं उस डाटा को। लेकिन एक आम एम्प्लॉय उस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। उसका रीज़न ये है कि वो डाटा ज़्यादा सेंसिटिव है। तो हम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आके साइबर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो कॉन्फिडेंशियलिटी में हम लोग इस बात का ख्याल रखेंगे कि ऐसा कोई भी बंदा जो कि अनऑथोराइज है, चाहे वो हैकर नहीं है उसकी, यानी कि उसकी जो इंटेंशंस हैं वो बुरी नहीं है, लेकिन उससे उसको एक्सेस ना कर सके। और ऑब्वियसली फिर हैकर को भी देख रहे होंगे हम लोग कि हैकर तो बिल्कुल ही ना कर सके, लेकिन ऐसे लोगों को भी हम रिजर्व कर रहे हो। अच्छा, उसके अलावा सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी से मुराद ये है कि आपका जो डाटा है वो करप्ट ना हो जाए। मैं से एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ कि आपका सर्वर है, उस सर्वर पे आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट कोई बैंक की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई हुई हैं, और तो ऑब्वियसली आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपका जो बैंक का डाटा है उसमें कोई चेंज कर दे। और अगर किसी ने आपकी जो बैंक अकाउंट में अमाउंट मौजूद है उसको कम कर दिया या बिल्कुल ज़ीरो ही कर दिया, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। और फिर इवन बैंक के लिए भी ये डिटेक्ट करना कि ठीक है इस पर अटैक हुआ था, ये ज़ीरो कर दिया गया, लेकिन इससे पहले कितना था। अच्छा, ऑल दो बैंक में इस सब के लिए उन्होंने मेजर्स लिए हुए होते हैं, वो डाटा का बैकअप रख रहे होते हैं। तो अगर इस तरह का, ऑल दो उनका साइबर सिक्योरिटी इतना स्ट्रांग होता है कि इस तरह के बहुत कम चांस है कि इस तरह कोई एक्ट हो, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए तो उन्होंने डाटा का बैकअप लिया होता है तो वो बैकअप से रिस्टोर कर सकते हैं। तो इंटीग्रिटी पे हम लोग बेसिकली देख रहे हैं कि कोई भी डाटा करप्ट ना हो जाए, जो कि एक्चुअल डाटा है वही पहुंचे एंड तक। इसी तरह जैसे अगर मैं बात कर रहा था कि आपके जो टोकन्स हैं, अगर आप फेसबुक या किसी ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं तो उसमें आपके टोकन होते हैं वो चेंज ना हो सके। और इसके लिए हम यूजली ये कर रहे होते हैं, चेकसम यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप लोग देखें, अगर किसी ने साइबर सिक्योरिटी में काम किया हो और उसने कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किए हों जो कि वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हो, तो उसके साथ में एक चेकसम आ रहा होता है। अच्छा, ऑल तो वैसे बाकी सॉफ्टवेयर में भी आ रहा होता है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी या इवन अगर आप कोई लिनक्स की कोई डिस्ट्रो को इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसका एक चेकसम होता है। चेकसम बेसिकली ये होता है कि वो एक वैल्यू होती है जो कि ओरिजिनल डाटा को इनपुट करके जनरेट की गई होती है। और अगर आपने डाउनलोड करते हुए उस डाटा में कोई इशू आ गया है, कोई करप्शन हो गई है और आपके कंप्यूटर पे वो आधा अधूरा है या उसमें कुछ एडिशन हो गया है, तो आप उसका अगर दोबारा चेकसम कैलकुलेट करेंगे तो चेकसम उसका वो सेम नहीं आएगा। और यस एग्जैक्टली हैश वैल्यू भी कह सकते हैं, हैशिंग एल्गोरिथम के थ्रू जो है हम इसको
हैश करते हैं। और अगर डाटा बिल्कुल सेम है तो चेकसम जो उसका वेबसाइट पे लिखा हुआ है वो बिल्कुल सेम आएगा। और तो इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई जो नेट पे कोई भी फाइल थी उसको मैं डाउनलोड किया तो वो बिल्कुल सही बगैर करप्शन के डाउनलोड हुई है या उसमें कुछ इशू आ गया है। तो उसके अलावा अवेलेबिलिटी, और जैसे मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि हैकर आपको इसी तरह से नुकसान पहुंचाए कि वो आपका सर्वर को हैक कर ले और उसमें ही कुछ डाटा में करप्शन कर दे या इस तरह कुछ कर दे या आपकी इंफॉर्मेशन डाटा को लीक कर दे। वो आपकी अवेलेबिलिटी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। जैसे मैंने अभी ई कॉमर्स वेबसाइट की एग्जाम्पल दी कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है जिनकी अवेलेबिलिटी से करीम है। तो करीम की अगर वेबसाइट डाउन हो जाती है कुछ टाइम के लिए, सर्विस डाउन हो जाती है, डाउन हो जाती है, तो उन पे काफ़ी सारा उनको नुकसान होगा, पैसों का, काफ़ी सारे राइट्स वो लोग मिस कर देंगे। तो अवेलेबिलिटी हमें मेक श्योर करना होती है। अब इसी तरह इवन आपको ये भी मेक श्योर करना होता है कि अच्छा, साइबर सिक्योरिटी में फिजिकल सिक्योरिटी भी आ जाती है। यानी कि आपका सपोज करें सर्वर है एक जगह पे रखा हुआ, तो उसकी जो फिजिकल सिक्योरिटी आपने कैसे की हुई है। यहाँ सपोज करते हैं एक बंदा ने कोई अटैक किया, वो अटैक नहीं कर पा रहा, आपने बहुत सिक्योरिटी लगा दी नेटवर्क के ऊपर, आपको बहुत सिक्योर है, अटैक नहीं कर पा रहा, लेकिन वो फिजिकली जाता है और आपके सर्वर जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ की पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देता है। तो पावर सप्लाई अगर आप डिस्कनेक्ट होगी तो आपके सारे सर्वर डाउन हो जाएंगे और आपको नुकसान होगा। तो हम लोग इसमें फिजिकल सिक्योरिटी का भी जो फैक्टर है वो भी ले रहे होते हैं कि जहाँ पे ऐसे सर्वर्स वगैरह हैं, यूजली सर्वर्स को देख रहे होते हैं, तो वहाँ को भी आप सिक्योर करें फिजिकली। और ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसा मैंने आपको बताया कि अटैक्स कहीं पे भी हो सकते हैं, किसी ह्यूमन को भी वो यूज़ कर सकते हैं, किसी एक्चुअल सर्वर के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। तो बहुत उनके लिए जो पॉइंट्स है अटैक के वो बहुत सारे हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज़ को साइबर सिक्योर रखना है तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ को सिक्योर कर लें, बाकी चीज़ों की फिक्र ना करें। अगर आपको ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में साइबर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करनी है, इवन आपको अगर अपने घर में करनी है, तो आपको हर एक बंदे को सिक्योर करना पड़ेगा। अगर सपोज करता है मैं हूँ, मैं अपना सिस्टम, अपना मोबाइल फ़ोन सबको सिक्योर कर लूँ, लेकिन मेरे घर में कोई और बंदा है, वो उसको मैं मतलब ना सिखाऊँ या वो अपने आप को सिक्योर ना करे और उसके ऊपर अटैक होता है, तो अगर वो उस पर कोई डिवाइस अटैक होती है तो ऑब्वियसली फिर वो वहाँ से मेरे नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है, मेरे नेटवर्क को एक्सेस करके वो मुझ तक भी एक्सेस कर सकता है। तो ये सारी, अच्छा IoT, ये बेसिकली रीज़न था जिसकी वजह से मैं आता हूँ कि नॉर्मली लोग वेब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, वहाँ भी साइबर सिक्योरिटी है, लेकिन वेब डेवलपमेंट में अगर आप लोग देखें तो यूजली हम लोग सर्वर साइड के ऊपर ही देख रहे होते हैं कि कोई हमें एसक्यूएल इंजेक्शन ना लगा दे जिससे हमारी डेटाबेस में हैक हो जाए, या कोई क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ना कर दे कि अपना कोई कोड है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर रन ना कर दे। तो हम लोग इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो एक सर्टेन एक लिमिट हो जाती है कि भाई अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आप इन इन चीज़ों का ख्याल रखें, और अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट करें तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। लेकिन अगर आप IoT की बात करते हैं तो IoT में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे क्लाइंट ऐप्स हैं। अच्छा, इसको बेसिकली IoT अगर किसी को नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता दूँ कि IoT बेसिकली है क्या। अगर आपने स्मार्ट होम्स वगैरह देखे हों, उसकी वीडियोज़ देखी होंगी कि मोबाइल से आप अपने पूरे होम को कंट्रोल कर रहे हैं, लाइट को ऑन ऑफ कर रहे हैं या कर्टेन्स को ऑन ऑफ कर रहे हैं, अपने डोर को ऑन ऑफ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें IoT है। सिर्फ स्मार्ट होम नहीं, इसके अलावा और भी चीज़ें, लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया। तो इसमें बेसिकली आपकी एप्लीकेशन डोमेन होती है जो कि आपके यूज़र एंड पे होती है, एक आपकी नेटवर्क डोमेन होती है जिसके थ्रू यूज़र इंटरेक्ट कर रहा होता है, और फिर आपकी डिवाइस होती हैं जो कि एक्चुअल IoT डिवाइस होती हैं जो कि एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं। और एम्बेडेड सिस्टम से मुराद ये कि जैसे कि आपका कोई भी सिस्टम जो कि जनरल पर्पज़ नहीं है, जनरल पर्पज़ आपका लैपटॉप हो गया, मोबाइल है, लेकिन स्पेशल पर्पज़ से मुराद ये कि जैसे आपका माइक्रोवेव ओवन है, आपका रेफ्रिजरेटर है, वो स्पेशल पर्पज़ डिवाइस हैं। और आप लोगों ने स्मार्ट फ्रिजेस देखे होंगे, स्मार्ट माइक्रोवेव ओवन देखे होंगे। और अच्छा, स्मार्ट का मतलब ये कि IoT का मतलब ये है कि आपकी जो सारी डिवाइस है ना, इसलिए हम इसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं कि आपकी जो सारी थिंग्स हैं उसको हम नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, अगर वो नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है तो फिर तो हमें नेटवर्क सिक्योरिटी इंप्लीमेंट ही नहीं करनी होगी, नेटवर्क ही नहीं है। लेकिन अगर आप नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको नेटवर्क सिक्योरिटी भी इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो आप ऐसे यहाँ पे भी एग्जाम्पल दी हुई, स्मार्ट सेंसर्स हो गए, स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट मीटर है। तो देयर आर अलॉट ऑफ थिंग्स। आपको जो आपका सर्वर्स वगैरह हैं, आपकी जो डिवाइस हैं, आपके जो क्लाइंट एप्लीकेशन है, आपको हर जगह पे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना होगा, क्योंकि अगर आप दो जगहों पे कर दें, एक जगह छोड़ दें, तो ऑब्वियसली उस जगह पे हैकर आके पेनिट्रेट करेगा और आप
आपको इशू क्रिएट हो सकते हैं। और इवन अगर आप स्मार्ट सिटी का जैसे देखा हुआ है, तो अगर कोई एक ट्रैफिक लाइट है, अच्छा इसकी एक यूट्यूब पे वीडियो भी है, मैं देखी थी, तो सर्च करें मिल जाएगी, वैसे काफ़ी टाइम पहले देखी थी, कि वो यूएसए में एक बंदा है, वो उसने हैक कर ली थी ट्रैफिक लाइट्स। तो मतलब सपोज करते हैं कि वो ट्रैफिक लाइट को हैक कर लेता है और वो खुद से ऑन ऑफ कर देता है, तो देर चांस के एक्सीडेंट्स हो जाएं। और स्पेशली अगर आपकी जो ड्राइवरलेस कार्स चल रही हो, ड्राइवरलेस कार्स डिपेंडेंट हैं, क्योंकि अगर इंसान इंसान ने देख लिया कि भाई अगर ठीक है ग्रीन हुआ हुआ है, लेकिन अगर इससे आगे गाड़ी है तो मैं अवॉइड करूँ, मैं ना जाऊँ। लेकिन अगर ड्राइवरलेस कार है, वो डिपेंडेंट है कि ट्रैफिक सिग्नल्स को देखने के ऊपर, तो फिर ज़्यादा चांस है कि आप हैक हो सकते हैं। और ड्राइवरलेस कार भी ऑब्वियसली आईओटी के अंदर आती हैं, और उसमें भी नेटवर्क, सारी चीज़ें नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हुई होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी की हमें ज़रूरत पड़ती है। और अगेन यहाँ पे आपकी जो यूज़र डिवाइस हैं, आपके जो गेटवेज हैं, गेटवे से मुराद आपके जो राउटर है, यहाँ पे घर पे जो राउटर लगा हुआ है, जिसके थ्रू आप नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हैं, और आपका जो क्लाउड है, इन सब चीज़ों को आपको सिक्योर करना पड़ता है। तो आईओटी में इवन अगर आप साइबर सिक्योरिटी की तरफ भी देखें, तो आईओटी में अगर आप साइबर सिक्योरिटी करें तो बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज गेन करना पड़ती है, जो कि मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मास्टर नहीं हूँ। तो क्योंकि आपको एम्बेडेड सिस्टम्स को भी सिक्योर करना है, आपको गेटवेज को भी करना है, आपको क्लाउड को भी सिक्योर करना है। और मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि आईओटी से नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। जैसे अगर दराज है, दराज वगैरह या इस तरह कोई वेबसाइट हैक हो जाती है, तो कोई इंसानी जान को नुकसान नहीं है। लेकिन आईओटी में अगर किसी को पता हो कि कुछ इस तरह के पंप्स होते हैं, इंसुलिन पंप्स होते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली इंसान को, जो कि शुगर, अगर अच्छा इंसुलिन के बारे में बता दूँ कि अगर किसी को नहीं पता हो, कि जो शुगर पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन दिया जाता है शुगर लेवल को डिक्रीज करने के लिए, जब उनकी शुगर बढ़ जाती है। तो इंसुलिन पंप्स बने हुए हैं जो कि ऑटोमेटिकली इंसान के बॉडी में एम्बेड हो जाते हैं, और वो एक सर्टेन टाइम पे वो डिटेक्ट करते हैं शुगर लेवल को। अगर शुगर लेवल वो देखते हैं कि किसी भी ह्यूमन का ज़्यादा हो गया है, तो वो ऑटोमेटिकली इंसुलिन उसकी बॉडी में ट्रांसमिट कर देता है। और ये आईओटी है, इसको आप नेट के थ्रू कनेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह अगर आपका घर है, तो घर में सपोज करते हैं कोई आपका हैक कर लेता है और आपका घर स्मार्ट होम है, तो आपके घर की एक सिंगल लाइट से लेके आपके घर का अगर गेट भी स्मार्ट है, तो उसका सारा कंट्रोल उस हैकर के पास आता है। अगर चोर तो नॉर्मली अगर आएगा, तो जो ट्रेडिशनल चोर हैं वो आपका दरवाजा तोड़ते हैं या फलांग के आएगा, लेकिन अगर कोई हैकर स्मार्ट उनको हैक कर ले, तो वो सिर्फ एक बटन दबाएगा और कोई बहुत दूर बैठ के भी दबा सकता है, और आपका जो दरवाज़ा ओपन हो जाएगा। और ये इसी तरह का जो इंसुलिन की एग्जांपल देते हैं, अगर कोई हैक कर ले इंसुलिन को, और वो आपका जो इंसुलिन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा एकदम से इंजेक्ट कर दे किसी भी बॉडी में, तो इंसान फौरन मर भी सकता है। इसी तरह एक डिवाइस आती है पेस मेकर के नाम से, जो कि आईओटी मार्केट में अगेन काफ़ी कॉमन है। पेस मेकर बेसिकली हार्ट पेशेंट्स के लिए होता है, और जो उनके हार्ट रेट है उसको स्टेबलाइज करने के लिए होता है, कि अगर उनका हार्ट रेट कम या ज़्यादा हो रहा है, तो वो उसको स्टेबलाइज कर देता है नॉर्मल के तौर पे। और अगेन वो वाला भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो बॉडी के अंदर इम्पेड हुआ होता है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में इतने लोग पेस मेकर या इंसुलिन को यूज़ करते हैं आईओटी वाले, मतलब इंसुलिन वैसे तो यूज़ कर रहे होते हैं मुझे पता है, लेकिन उनको नहीं यूज़ कर रहे होते। लेकिन बाहर मुल्कों में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लोगों ने अपने बॉडीज़ में डिवाइस को इम्पेक्ट किया हुआ है। तो अगर इसी तरह का पेस मेकर कोई बंदा हैक कर ले, कोई हैकर हैक कर ले, तो अगेन वो पेस सपोज करते हैं इंसान की, वो हार्ट की जो पेस है बहुत ज़्यादा बढ़ा के या बहुत ज़्यादा कम करके भी या रोक के भी इंसान की जान को खतरा है। तो अगर आईओटी में देखें तो आपके घर को खतरा हो सकता है, अगर आईओटी हैक हो जाए, अगर इंसान की लाइफ को खतरा हो सकता है। ओके ओके, तो बहुत ज़्यादा इसीलिए मैंने साइबर सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा उसमें देखा। और ये डायग्राम है कि सपोज करते हैं कि अगर आपका जो डिश वॉशर है वो आपका हैक हो जाता है, तो वो कह रहा है कि मतलब मैं हैक हो गया हूँ और मैं बिटकॉइंस को माइन कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपका काम नहीं करूँगा। इसी तरह डीडॉस अटैक के लिए आपकी जो आईओटी डिवाइस हैं ये भी सारी यूज़ हो सकती हैं। और इसी तरह एक और अच्छी सी एग्जांपल थी यहाँ पे, हाँ हंगरी। अगर आप जैसे रेफ्रिजरेटर, अगर किसी ने आपका हैकर ने रेफ्रिजरेटर हैक कर लिया और उसको लॉक कर दिया, आपके पास तो कंट्रोल है नहीं कि आप उसको मतलब एक्सेस कर सकें। तो वो कह रहा है कि ऑब्वियसली से रैंसमवेयर है, तो वो आपको कह रहा है कि आप मुझे पे करो, फिर आप अनलॉक कर सकते हो डोर को।
और जैसा मैंने आपको बताया कि 4 पॉइंट अराउंड कुछ बिलियंस लोग थे, लेकिन अगर आप आईओटी में देखें तो आईओटी क्योंकि 4 IR का पार्ट है और आईओटी में स्मार्ट डिवाइस बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही हैं। तो इसमें जो नंबर है वो 25 बिलियन ऑफ डिवाइस का एस्टिमेट किया। अच्छा, ये अभी का करंट नंबर नहीं है, यानी कि करंट स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये प्रिडिक्ट किए हुए स्टैटिस्टिक्स था। मुझे नहीं पता कि कितना एक्यूरेट है, लेकिन इससे करीब करीब भी अगर कम भी होगा तो 20 बिलियन तक होंगे। तो इतनी डिवाइस आईओटी की होंगी जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड होंगी। तो आप अब आपके सिर्फ, क्योंकि आईओटी ने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया है कि आपके सिर्फ लैपटॉप या सर्वर्स ही नेट से कनेक्ट नहीं होंगे, आपके जो थिंग्स हैं वो भी कनेक्ट होंगे। अच्छा, हम लोग आईओटी में डाटा को एक रेस्ट पे, यानी कि अगर डाटा सर्वर पे सिक्योर है तो इसको क्या कहते हैं, सिक्योर कर सकते हैं इनक्रिप्ट करके। डाटा ट्रांजिट को एचटीटीपीएस यूज करते हैं, फायरवॉल को यूज करते हुए कर सकते हैं। और डाटा को रेस्ट पे, इसकी अभी मैं जल्दी से दिखा दूँ, मेरे ख्याल में टाइम काफ़ी रन आउट हो रहा है। तो क्यूए का भी सेशन है, तो आपके पास डाटा है, आपने उसको एनक्रिप्ट किया, एनक्रिप्ट करने के बाद वो इस फॉर्म में आ गया और आप उसको फिर डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं की को यूज़ करते हुए। इसी तरह डाटा इन ट्रांजिट में आप एचटीटीपी यूज़ करें तो ऑब्वियसली वो सिक्योर नहीं है, उसमें कोई भी मिडिल मैन आके आपको हैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एसएसएल सर्टिफिकेट यानी कि एचटीटीपीएस यूज़ कर रहे हैं तो वो हैक नहीं हो सकती। फायरवॉल ये कि आपका जो नेटवर्क है उसको सेपरेट आउट कर देती है बाहर के नेटवर्क से, और उसके बीच में वर्चुअल दीवार खड़ी कर देती है जो कि आपको ट्रैफिक को देख रही होती है। अगर कोई भी ऐसा ट्रैफिक नजर आता है कि जो कि मिलिशियस हो तो वो उसको रोक देती है। अच्छा, हम लोग कुछ स्टेप्स लेते हैं। हम लोग बेसिकली सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि साइबर क्राइम, अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसमें कोई अटैक होता है तो मैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करूंगा कि अटैक हुआ क्या है, एग्जैक्ट मसला क्या है। फिर उसको एनालाइज करूंगा कि इसको मैं किस तरह से कर सकता हूँ, रिजॉल्व पैच किस तरह कर सकता हूँ। उसके बाद मैं उसको उसका पैच रिलीज करूंगा। अच्छा, आप लोग किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जो मैंने बताया कि एक ह्यूमन लेवल पे भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को देखा करें अगर आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर साइन अप कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या, ऐसा तो नहीं कि आपने आपका कोई इंपॉर्टेंट डाटा भी वो साथ में एक्सेस कर रहे हो। और HTTPS कनेक्शन यूज़ करने की कोशिश करें, एंटीवायरस यूज़ करें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें आप लोग। और कोशिश करें कि अगर पॉसिबल हो तो सेम पासवर्ड ना यूज़ करें हर एक वेबसाइट में। अगर किसी एक वेबसाइट, सपोज करें फेसबुक का है, पासवर्ड और सबका पासवर्ड सेम है और फेसबुक जो है आपकी हैक हो जाती है, डाटा ब्रीच हो जाती है, तो आपका वो पासवर्ड हर जगह से एक्सेस हो सकता है। तो उसके अलावा पॉपअप्स वगैरह जो आपको शो हो रहे होते हैं, आप उनसे अननोन ईमेल को रिस्पॉन्ड ना करें। सिक्योर वाईफाई से कनेक्ट करें। बाहर जो पब्लिक वाईफाई अवेलेबल होते हैं, अगर ज़रूरत ज़्यादा नहीं है तो उनसे कनेक्ट ना करें। कनेक्ट करें भी तो VPN का यूज़ करें बाहर के पब्लिक वाईफाई में। इवन घर पे भी कर सकते हैं आप। और फायरवॉल का बता दिया। और अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप सिक्योरिटी सिस्टम्स क्योंकि काफ़ी हाईली पेड होते हैं तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और बैकअप करें डाटा का। अच्छा, कुछ टूल्स हैं जो कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी में स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इन टूल्स को लर्न कर सकते हैं। वायर शार्क बेसिकली ये कि जो मैंने स्टार्ट में बताया कि मैन इन द मिडिल अटैक। अब जो बीच में एक बंदा है वो अटैक करना चाह रहा है तो वो नॉर्मली वायर शार्क को यूज़ करके अटैक कर सकते हैं। सर Nmap है, Nmap आपके जो पोर्ट्स ओपन है, पोर्ट बेसिकली इस तरह से विंडोज होती हैं जो कि किसी भी सिस्टम पे ओपन हो सकती हैं और उन पोर्ट्स के थ्रू कोई भी बंदा आपके सिस्टम में, सर्वर के ऊपर आ सकता है, हैक कर सकता है आपको। तो आप उन पोर्ट्स को यस, पैकेट कैप्चरिंग के लिए होता है। पैकेट बेसिकली आपका डाटा ही होता है, डाटा आपके पैकेट के फॉर्म में जा रहा होता है और Nmap के थ्रू आप पोर्ट्स जाकर स्कैन कर सकते हैं। और मेटास्प्लॉइट बेसिकली पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए कि भाई मैंने वेबसाइट बना दी है, अब मैं वेरीफाई करना चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट कितनी सिक्योर है। तो मैं खुद ही अपनी वेबसाइट के ऊपर मेटास्प्लॉइट को यूज़ करते हुए टेस्ट कर सकता हूँ कि मेरी वेबसाइट कितनी सिक्योर है। अच्छा, एक डेमो है, होपफुली 2-3 मिनट लूँगा बस। जैसे कोड को मेरे ख्याल में समझाने का टाइम नहीं है तो मैं रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने कर क्या रहा हूँ, ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का एल्गोरिथम है। और मैंने सबसे पहले की जनरेट की, उस की को मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया। और ये सबसे सिंपल एल्गोरिथम है। इसके थ्रू आप यानी कि एक ही की को यूज़ करते हुए, उसी की को यूज़ करते हुए मैं डाटा को इनक्रिप्ट करूँगा और उसी की को यूज़ करते हुए मैं डाटा को डिक्रिप्ट करूँगा। ओके, ठीक है, तो हमारे पास इनफ टाइम है। अच्छा, अब मैं अगर इस स्क्रिप्ट को यूज़ करूँ, रन करता हूँ। हाँ, पाइथन जो है, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर परसू करना चाह रहे हैं, इवन ज़रूरी नहीं है पाइथन, मतलब साइबर सिक्योरिटी में परसू करना चाह रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में थोड़ा बहुत भी काम करना चाहते हो, पाइथन ज़रूर सीखें। पाइथन के बहुत सारे
एप्लीकेशंस हैं स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ हो रही होती है, और उसके अलावा और भी काफ़ी टूल्स में यूज़ हो रही है, तो आपको काफ़ी आसानी होगी पाइथन के साथ साइबर सिक्योरिटी में जाने में। और सबसे ज़्यादा लैंग्वेज जो यूज़ होती है वो पाइथन ही है साइबर सिक्योरिटी में। तो अगेन मैं एक लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूँ, लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए मैंने की जनरेट की, और यहाँ पे मैंने उस की को इम्पोर्ट कर लिया ताकि मैं उस की के थ्रू इनक्रिप्ट कर सकूँ किसी चीज़ को। और मैंने वो चीज़ क्या थी, वो मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग थी, उस स्ट्रिंग को मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया जो कि जिसका नाम था मैसेज, और वो स्ट्रिंग क्या है IEEE साइबर सिक्योरिटी वेबिनार। उसके बाद मैंने इस स्ट्रिंग को इंपोर्ट किया बाइट्स की फॉर्म में, सिंपल इंपोर्ट का मेथड कॉल करके। और अच्छा, मुझे बेसिकली मैं फर्नेट एक सर्टेन मॉड्यूल है क्रिप्टोग्राफी की लाइब्रेरी का, मैं फर्नेट को यूज़ करते हुए कर रहा हूँ कि फर्नेट इस तरह के एल्गोरिथम प्रोवाइड करता है। तो फर्नेट का मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन के लिए। तो मैंने फर्नेट का ऑब्जेक्ट बनाया फर्नेट की क्लास को यूज़ करते हुए, और मैंने उस ऑब्जेक्ट के अंदर अपना जो इनकोडेड मैसेज था, सॉरी हाँ मैसेज पेलोड था मेरा एग्जैक्टली जो उसको मैंने पहले इनकोड किया। इनकोड से मुराद ये कि वो इनक्रिप्टेड नहीं हुआ, वो सिर्फ बाइट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद फिर जब मैं उसको पास किया एल्गोरिथम में तो वो मुझे इनक्रिप्ट कर देगा। और जो भी इनक्रिप्टेड मैसेज था मेरा, मैंने उसको प्रिंट कर दिया। और ऑब्वियसली अभी अभी आप टर्मिनल पे देख रहे होंगे कि मैसेज आफ्टर इनक्रिप्शन और वो प्रिंट हो रहा होगा। उसके बाद फिर मैंने सेम प्रोसीजर यूज़ करते हुए उसको डिक्रिप्ट भी किया हुआ कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि पहले मैसेज का जो वेरिएबल था उसमें ये स्ट्रिंग स्टोर थी, और उसके बाद वो इनक्रिप्ट हुई। इनक्रिप्ट होने के बाद जब वो प्रिंट हुई मैसेज आफ्टर इनक्रिप्शन, तो वो इस फॉर्म में आ गई। और इस फॉर्म के बाद मैंने उसको डिक्रिप्ट किया, तो डिक्रिप्ट करने के बाद जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म थी मैसेज आफ्टर डिक्रिप्शन IEEE साइबर सिक्योरिटी वेबिनार, तो अगेन दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में आ गई। और इसके अलावा एक दो स्टेप और है, यानी कि आप उसके थ्रू किसी फाइल को भी, जैसे ये तो एक स्ट्रिंग थी कोड के अंदर, आप किसी फाइल को भी इनक्रिप्ट कर सकते हैं। और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं फाइल बना देता हूँ sample.txt, और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ हाय हाउ आर यू, ठीक है। मैंने एक सर्टेन टेक्स्ट लिखा एक फाइल के अंदर मैंने स्टोर कर लिया, और स्क्रिप्ट 2 के नाम से जो फाइल है, मैं इस फाइल को यूज करते हुए इस स्क्रिप्ट को यूज करते हुए इस पूरी फाइल को मैं इनक्रिप्ट करूंगा। और इनक्रिप्ट करने के बाद मैं इसको जो इनक्रिप्ट जो डाटा होगा उसको मैं सेपरेट फाइल में स्टोर कर दूंगा जिसका नाम है sample.encrypted.txt। और मैं अपने स्टेप 2 को रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं साइड में एक फाइल जनरेट हो गई है, और उस फाइल में ये जो फाइल थी इसके इक्विवेलेंट ही है, लेकिन ये उसी का एन्क्रिप्शन फॉर्मेट है। अब मैं करता हूँ कि जो डाटा था मेरा सेंसिटिव डाटा सपोज करते हैं, मैंने इसको डिलीट कर दिया, और ये मेरे पास डाटा स्टोर है। अब जब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने डाटा को जो एन्क्रिप्टेड डाटा है उसको किसी फाइल में उसको मैं डिक्रिप्ट कर सकूँ और अगेन उसको पुरानी फॉर्म में ला सकूँ, तो स्क्रिप्ट 3 लिखा हुआ है उसके लिए मैंने। और मैंने स्क्रिप्ट 3 को रन किया, जो कि sample.txt के नाम से फाइल बना देगा, जो कि पहले नाम से ऑलरेडी नाम था, और उसके अंदर वो पुरानी फॉर्म में डाटा ले आएगा होपफुली इंशाल्लाह। तो आप ये देख सकते हैं कि उसने जो पुरानी फाइल जो मैं डिलीट कर दी थी, अगेन उसने डिक्रिप्शन के फॉर्मेट से इंक्रिप्शन के फॉर्मेट से डिक्रिप्ट कर दिया और पुरानी फॉर्म में फाइल लेके आ गया। तो ये बेसिकली लाइब्रेरी है, अगर आप उसको एक्सप्लोर करें इसके बारे में देख सकते हैं, जो कि बहुत बेसिक इंक्रिप्शन अभी मैंने आपको दिखाई। तो अच्छा, अब ऑब्वियसली दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आप लोग क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। आप लोग के अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं तो आप लोग क्वेश्चंस को मैसेज बॉक्स में ड्रॉप करें। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब दे सकूं, और होपफुली कि इस सेशन के बाद आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ होगा, और आप लोग इस पे काम करेंगे कि आप लोग किस तरह से सिक्योर रह सकते हैं ऑनलाइन। अच्छा, एसक्यूएल इंजेक्शन, हाँ, क्योंकि आज की टॉक वैसे इवन आखिर में भी काफ़ी जल्दी जल्दी कवर करना पड़ा, तो मुझे अंदाजा था कि मैटर काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो उसको मैंने फॉर्मली पार्ट नहीं बनाया। लेकिन एसक्यूएल इंजेक्शन या सीक्वल इंजेक्शन
कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग वो भी कहते हैं। तो ये बेसिकली होता ये है कि अगर आपकी वेबसाइट है, सपोज करते हैं कि आपने वेबसाइट डेवलप की, यानी कि सर्वर डेवलप किया और सर्वर को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर दिया, और डेटाबेस है आपकी सीक्वल, यानी सीक्वल से मतलब वो माई सीक्वल भी हो सकती है, पोस्टग्रेसक्यूएल भी हो सकती है, या सीक्वल की कोई भी टाइप है। तो आप यानी कि आपने सर्वर को कनेक्ट किया हुआ है अपने डेटाबेस के साथ, और आप डेटाबेस की क्वेरीज को रन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें ये कि उससे कुछ सर्टेन प्रैक्टिसेस होती हैं कि अगर मैंने इस तरह से कोड लिखा हुआ है सीक्वल का, और जो हैकर है तो वो एक पाथ के थ्रू एक्सेस कर सकता है, और उसने एक सीक्वल की क्वेरी लिखी, तो उसके थ्रू जो है यानी कि मैं एज अ सर्वर के तौर पे एक सीक्वल क्वेरी लिखी हुई है, तो वो तो मैं हूँ, यानी कि मैं डेवलपर हूँ, मैं ऑथेंटिकेट बंदा हूँ। लेकिन एक हैकर जो कि एक्सटर्नल बंदा है, वो ऑथेंटिकेट नहीं है सीक्वल क्वेरी रन करने के लिए। तो सीक्वल इंजेक्शन में होता ही है कि वो सीक्वल क्वेरी रन करता है, और नॉर्मली डेटाबेस के जैसे एडमिन्स वगैरह के जो पासवर्ड है वो भी स्टोर हुए होते हैं डेटाबेस के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली आपको ऑथेंटिकेट करना होता है। तो वो उस डेटाबेस के टेबल को रीड करता है, और उसका रीड का जो आउटपुट है वो हैकर को पहुंचा देता है, और वो उसमें से आपके पासवर्ड देख के आपकी वेबसाइट पर लॉग इन करके आपको हैक कर सकता है। और अच्छा, क्रैक्स एंड पैचेस को थोड़ा डिफाइन कर दें। क्रैक्स बेसिकली ये होते हैं कि क्रैक्स का जहाँ तक नॉर्मली देखा है मैंने, वो तो ये है कि अगर आपने कोई सपोज करते हैं कोई पेड सॉफ्टवेयर है, और पेड सॉफ्टवेयर में एक सर्टेन जगह पे आपको बोलता है कि भाई आप पेमेंट करो, फिर आप इसको 7 दिन से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। जैसे नॉर्मली लोग इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है उसको क्रैक कर लेते हैं, तो उसको फ्री ट्रायल 30 डेज का फ्री ट्रायल है, आपने ले लिया, और 30 डेज का आपको बोलता है कि भाई आप पेमेंट करो, उसके बाद ही आप यूज़ कर सकते हो। तो आपने कुछ कोड, अगर आप प्रोग्रामर थे, आपने कुछ कोड रन किया, उसके थ्रू जो है आपने उसकी जो लॉजिक थी जिसके थ्रू जो है वो 30 डेज का दिखा रहा था, आपने या तो उस लॉजिक को मैनिपुलेट किया किसी भी वे में, और आपने उसका जो ट्रायल था उसको अनलिमिटेड कर दिया, तो ये आपका क्रैक हो गया। पैच ये कि आपने कोई वेबसाइट थी, उस वेबसाइट पे कोई वल्नरेबिलिटी थी, यानी कि उसमें कोई इशू था, और जिसके थ्रू जो है कोई आपकी वेबसाइट को हैक कर सकता था। तो अब या किसी ने हैक कर लिया या हैक नहीं भी किया, इसका कोई लेना देना नहीं है पैच से। लेकिन पैच मैं जब रिलीज करूंगा, जब मुझे पता चला कि भाई मैंने ये कोड लिख दिया और ये मेरा डिप्लॉय भी कर दिया मैंने कोड, और ये रन हो रहा है कोड, लेकिन इस जगह इस पॉइंट पे अगर कोई हैकर आके अटैक करे तो ये अटैक हो सकता है, और उस कोड को फिर मैं रिजॉल्व कैसे करूं, यानी कि मैंने उस कोड को चेंज कर दिया, तो उस कोड को चेंज करके जब मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ तो उसको मैं पैच कहूँगा, यानी कि अपना जो एंड पॉइंट है जहाँ से हैकर आ सकता है उसको मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, तो वो पैच है। और ट्रोजन एक टाइप है वायरस की। ट्रोजन वही एग्जांपल थी कि आपको जो आप समझ रहे हो कि मैं असल सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा हूँ, और आपको असल सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना हो, उसके साथ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाए, सॉफ्टवेयर ऐसा ना कोड डाउनलोड हो जाए जो कि आपको अटैक कर सके, जो कि आपको नुकसान पहुंचा सके, तो वो आपका ट्रोजन है। वायरस तो एक जनरल टर्म है, और जो कि किसी भी टाइप के मेलवेयर वगैरह के यूज़ कर रहे हो।